The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with specialist officer and make your UPSC SSC academics dreams come true. Download the app now. दोस्तों 15th एडिशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटलर वाले बुक में जो सेकंड चैप्टर है उस चैप्टर की हमारी ये पहली टेस्ट है। ऐसे कुछ 4 से 5 टेस्ट हर एक चैप्टर्स की हमने बनाई है। तो यहाँ पर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज चैप्टर नंबर 2 से पहली टेस्ट को के जो क्वेश्चन है उन्हें हम एक्सप्लेन करेंगे। एंड द पॉइंट इज़ कि इनका जो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन है उसके ऊपर ऑलरेडी पोर्टर्स माइकल पोर्टर्स वैल्यू चेन एनालिसिस करके नाम से हमारा एक ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। कुछ 1 घंटे का वीडियो है और उसमें बहुत डिटेल में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो आपको अगर एक्सप्लेनेशन पहले पढ़ लेना है या फिर सीख लेना है तो आप पहले वो वीडियो देखिए और उसके बाद में यहाँ से आप क्वेश्चंस लगाइए। तो हम 1 बाय 1 10 क्वेश्चंस को अभी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको देखना है कि किसके साथ क्या मैच हो रहा है। सेक्शन ए के साथ सेक्शन बी को आपको मैच करना है, मैच द पेयर। वी कैन डिवाइड द वैल्यू क्रिएशन एंड डिलीवरी सीक्वेंस इनटू 3 फेजेस। ओके, यहाँ पर 3 फेजेस बोला गया है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज। क्वेश्चन इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि आपकी प्रैक्टिस के साथ में आपकी कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर पक्के होने चाहिए। तो 3 फेजेस बताई गई है किसमें, वैल्यू क्रिएशन एंड डिलीवरी सीक्वेंस में, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। और ये क्या फेजेस होगी, कम्युनिकेटिंग द वैल्यू, प्रोवाइडिंग द वैल्यू और तीसरा है चूजिंग द वैल्यू। बताइए कमेंट बॉक्स में क्या करेक्ट आंसर होगा, इसको पॉज करके बताइए। सो होप आपने यहाँ पर आंसर कर लिया होगा। अब देखिए, अगर फर्स्ट पेज है तो डेफिनेटली आपको चूजिंग द वैल्यू करना पड़ेगा। आपको एज अ मार्केटर, एज अ ओनर, ठीक है, एक कंपनी के ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। अगर आप कस्टमर के दिमाग से, मतलब कस्टमर के परसेप्शन से आप वैल्यूज़ को अगर चूज़ करते हो कि हाँ कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो हमारे प्रोडक्ट में ये वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई मोबाइल फ़ोन है तो उसमें जो जो वैल्यूज़ प्रोवाइडेड है, ठीक है, वो जो भी फीचर्स अवेलेबल है, तो कस्टमर किस फीचर्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही दे रहा है। अगर कस्टमर ज़्यादातर कैमरास को या फिर 5G को अगर ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ पे ज़्यादा अच्छा वर्क करके अपनी वैल्यू प्रोडक्ट की क्रिएट करनी पड़ेगी। अब ये जो वैल्यू क्रिएशन होता है ना, ये एक तरीके से प्रोडक्ट जब नहीं डिफाइन होता है, मतलब प्रोडक्ट मार्केट में अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है और ना ही वो प्रोडक्ट बना है आपकी कंपनी में, इस सिचुएशन में ये एक तरीके से होमवर्क होता है। किसके लिए होमवर्क होता है, मार्केटर्स के लिए होमवर्क होता है। तो सबसे पहली स्टेज हो जाती है चूजिंग द वैल्यू, उसके बाद में आएगा प्रोवाइडिंग द वैल्यू एंड थर्ड आएगा कम्युनिकेटिंग द वैल्यू। अब आप कहोगे कि भैया आपने वैल्यू प्रोवाइड कर दी और उसके बाद में आप वैल्यू को कम्युनिकेट कर रहे हो, ये तो उल्टा लग रहा है। हमें तो पहले प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए और उसके बाद में हमको प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन रियलिटी में क्या होता है ना, जब कोई कंपनी प्रोडक्ट को बनाती है तो वो क्या करती है, सबसे पहले उस प्रोडक्ट को आपके नियर मोस्ट शॉप में अवेलेबल करती है और उसके बाद में वो वैल्यू को कम्युनिकेट करना चालू करती है बाय द एनी मीडिया, लाइक टीवी हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गए या फिर बैनर एडवर्टाइजमेंट्स हो गए। ठीक है, तो इस वजह से सेकंड फेज होगी प्रोवाइडिंग द वैल्यू एंड थर्ड फेज विल बी कम्युनिकेटिंग द वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और आप कमेंट में बताइए कि 10 आउट ऑफ आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो रहा है तो 1 मार्क्स दीजिए, अगर गलत आंसर हो रहा है तो -25 कर सकते हैं, 0.25। ओके, सो वैल्यू चेन एनालिसिस इज प्रपोज्ड बाय इन 1985 इन हिज बुक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब देखिए, ये बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वेल्थ ऑफ नेशन बुक के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुके किसी साल। वैल्यू चेन एनालिसिस ये 1985 में आया है और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ऑथर्स के नाम दे के रखे हैं। देखिए मैं आपको सारे नाम दिखाता हूँ। ब्रूस डी हेंडरसन, सिगमंड फ्रूड, माइकल पोर्टर, फेडरिक हर्जबर्ग, अब्राहम मैस्लो। आपको कमेंट बॉक्स में इन सभी जो भी है ऑथर्स, इनके जो जो थेरीज़ है या फिर उनके जो भी मॉडल्स है उनके आपको नाम वहाँ पर लिखने हैं। आप सर्च करें, गूगल करें या फिर आप बुक्स में से फाइंड करें। और एग्ज़ाम में मैं आपको बताऊं कि फेडरिक हर्जबर्ग की जो थेरी है उसके ऊपर क्वेश्चन आया था किसी साल और वो क्वेश्चन इस तरीके से था कि 2 फैक्टर थेरी को क्या दूसरा नाम है, या फिर क्वेश्चन होगा कि हर्जबर्ग थेरी को और क्या नाम है, तो उसे कहते हैं 2 फैक्टर थेरी। ठीक है, अब ये देखिए इसका करेक्ट आंसर है माइकल पोर्टर। अब ये माइकल पोर्टर को याद रखने का मैंने आपको एक फंडा बताया था कि माइकल पोर्टर की ये जो भी लेटर्स है ये 13 लेटर्स है और ये 1985 में 85 का अगर एडिशन करो 8 + 5 13 होता है।
ठीक है। तो आप माइकल पोर्टर अगर नाम देके रखा है और ईयर पूछा गया है तो आप इस तरीके से याद में रखो, या फिर 1985 देके रखा है तो 85 को ऐड करने के बाद में हो रहा है आपका 13, मतलब माइकल पोर्टर। ओके, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्वर्ड्स माइकल पोर्टर। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर यहाँ पर, ठीक है, किसी भी ऑथर के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको उनके यूनिवर्सिटी जहाँ से उनकी पढ़ाई हुई है वो भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। अब आप कहोगे कि एक एक ऑथर ने तो कई कई अलग अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी होती है, राइट। तो जो सबसे प्रोमिनेंट उनकी पढ़ाई होती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ाई होती है, जो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू देयर करियर का हम कह सकते हैं, जैसे अगर आपको अगर पूछा जाए कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के पढ़े हो तो आप आपके बचपन का आप यूनिवर्सिटी नहीं बताओगे, आप आपका हायर एजुकेशन का यूनिवर्सिटी बताना प्रिफर करोगे। अगर आपने मान लीजिए कि आपने आईआईटी से या आईआईएम से या फिर ट्रिपल आईटी से कहीं से तो भी अगर आपने एमबीए किया है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप वो बताओगे। बाकी सब जो आपने किया है कोई भी विद्या मंदिर से पढ़ाई तो वो थोड़ी आप बताओगे, ठीक है। तो उस तरीके से आपको वो कॉन्टेक्चुअली याद में रखना चाहिए कि हार्वर्ड माइकल पोर्टर हैज़ प्रपोज द वैल्यू चेन एज अ टूल फॉर आइडेंटिफाइंग वेज टू क्रिएट मोर कस्टमर वैल्यू। ठीक है, सिंपल चीज़ बोली गई है कि पोर्टर साहब ने वैल्यू चेन का एक टूल बनाया है जिस वजह से हम क्या करेंगे ना, कस्टमर की माइंड में जो परसेप्शन है, जो वो प्रोडक्ट के लिए वैल्यूज़ फाइंड कर रहा है वो सब हम फाइंड करेंगे और उस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट में वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल टू क्रिएट वैल्यू एंड कॉस्ट इन अ स्पेसिफिक बिजनेस dash are related directly to the physical creation, maintenance, sales and support. सेल्स एंड सपोर्ट में कॉमन ही होना चाहिए, सेल्स एंड सपोर्ट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विस। तो यहाँ पर सिंपल चीज़ बोली गई है और ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शंस में क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज, सपोर्ट एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड प्रो एक्टिविटीज़ एंड पुश एक्टिविटीज़। बताइए क्या आंसर होगा, क्या लग रहा है आपको? पुश एक्टिविटीज़। देखिए ये जो पुश एक्टिविटी ना, पुश एक्टिविटीज़ नहीं होती, पुश स्ट्रैटेजी होती है एंड पुल स्ट्रैटेजी होती है। पुश एंड पुल का क्या मतलब होता है, जब आप प्रोडक्ट को, ठीक है, पुश करते हो, दैट मीन्स जब इंश्योरेंस वाली कंपनी होती है नॉर्मली पुश करती है कि भैया ले लो इंश्योरेंस। एंड पुल कहाँ पर होता है, जैसे कोई एक बड़ा सा मोबाइल लॉन्च होता है या फिर वी कैन से दैट कोई एक फेमस मूवी जैसे पुष्पा 2 मूवी है जब आएगी तो उसका प्री बुकिंग हो जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब होता है पुल का मतलब प्री बुकिंग, ठीक है, एंड पुश का मतलब जब प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा पुश करके लेने के लिए कन्विंस किया जा रहा है, ठीक है। प्रो एक्टिविटीज़ ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड सपोर्ट एक्टिविटीज़ में ही कन्फ्यूजन होने वाला है, क्योंकि ये जो वैल्यू चेन एनालिसिस है इसमें दो तरीके से एक्टिविटीज़ हो रही है, एक है प्राइमरी, फिर एक सेकेंडरी होगा, नहीं तो सपोर्ट होगा, राइट। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विस। मतलब क्या है, आप इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या होगा, एक रॉ मटेरियल जो होगा वो आपके कंपनी में आएगा। ऑपरेशन मतलब उसका सेमी या फिर फाइनल फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स मतलब वो फिनिश प्रोडक्ट आपके कंपनी से, आपके फैक्ट्री से बाहर निकलेगा। मार्केटिंग एंड सेल्स एक्टिविटीज़ होगी, यानी सर्विस मतलब आफ्टर सेल सर्विस होगी। तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या है ना, प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, ठीक है। अभी सेम सेंटेंसेस आएंगे तो आपको बार बार उतना समझने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सेम होगा यहाँ पे। हार्वर्ड्स माइकल पोर्टर हैज़ प्रपोज द वैल्यू चेन एज अ टूल फॉर आइडेंटिफाइंग वेज टू क्रिएट मोर कस्टमर वैल्यू। According to this model, to create value and cost in the specific business, specialized departments handle the dash that includes activities procurement, human resource management, technological development and infrastructure. तो ये देखिए, ये जो प्रोक्योरमेंट है, ये प्रोक्योरमेंट में होता क्या है, खास करके हम यहाँ पर कई सारी चीज़ें प्रोक्योर कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोला गया है तो हम यहाँ पर ह्यूमन प्रोक्योर तो नहीं करेंगे, हम कर सकते हैं वेंडर्स को प्रोक्योर, ठीक है, जो हमारे प्रोडक्ट के लिए एक अच्छी वैल्यू या फिर वी कैन से अच्छी हमें कीमत प्रोवाइड कर सके, एक अच्छी प्राइस प्रोवाइड कर सके, ठीक है। सो प्रोक्योरमेंट, देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जितनी ज़्यादा आपकी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम होती जाएगी, ठीक है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सारी चीज़ें क्या है ना, सपोर्ट एक्टिविटीज़ है,
प्राइमरी एक्टिविटीज़ नहीं है। ऑप्शंस ऑलमोस्ट हर बार आपको सेम ही दिखेंगे, तो यहाँ पर ये है सपोर्ट एक्टिविटीज़। A value chain is a collection of activities that are performed by a company to create value for its customer. वैल्यू चेन क्या है? एक कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ है, मतलब एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ है दैट आर परफॉर्म्ड बाय ए कंपनी। प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड डायरेक्टली टू द फिजिकल क्रिएशन, मेंटेनेंस, सेल्स एंड सपोर्ट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या करती है? फिजिकल क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड सेल्स एंड सपोर्ट वाली एक्टिविटीज़ करती है, ठीक है। देयर आर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ इन द वैल्यू चेन, ठीक है। यहाँ पर पहले ही क्लियर करके बता दिया है कि हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में क्वेश्चन करने वाले हैं। वन ऑफ देम इज डैश, these involves the receiving, storing and internal distribution of raw material of a product or service। तो ऐसी प्राइमरी एक्टिविटी बताइए कि जहाँ पर क्या हो रहा है? रिसीविंग हो रहा है, स्टोरिंग हो रहा है, इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। किस चीज़ का? रॉ मटेरियल का, ठीक है। तो रॉ मटेरियल कहाँ पर बात होती है? ऑपरेशंस में क्या होता है? ऑपरेशंस में जो रॉ मटेरियल होता है उससे सेमी फिनिश्ड या फिर फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या होगा? जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको मार्केट में या फिर आपके गोडाउंस में वहाँ पर शिफ्ट करने की प्रोसेस हो जाती है। और उसके अलावा आता है मार्केटिंग एंड सेल्स एंड आ जाता है सर्विसेज। सर्विसेज क्या है? आफ्टर सेल सर्विसेज है। तो फिर बचा क्या? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। सिंपल चीज़ ध्यान में रखिए, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स मतलब आपके गोडाउन में नहीं, आपके फैक्ट्री में माल जो है, कहीं से तो भी माल रॉ मटेरियल जा रहा है, ठीक है। तो उस वजह से उस रॉ मटेरियल को रिसीविंग होगा, स्टोरिंग होगा एंड इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। और इन सब का डिटेल में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया है, ठीक है। और वीडियो में मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से इन सब का डिटेल में आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हो, मतलब लिसन कर सकते हो, समझ सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। A value chain is a collection of activities that performed by a company to create value for its customer। ये इसका मतलब तो मैंने बता ही दिया है कि वैल्यू चेन क्या है? कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ है जो कंपनी परफॉर्म करती है, किस चीज़ के लिए? वैल्यू क्रिएट करने के लिए। प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड डायरेक्टली टू द फिजिकल क्रिएशन, मेंटेनेंस, सेल्स एंड सपोर्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। दीज आर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ इन द वैल्यू चेन। वन ऑफ देम इज, मतलब बताया गया है कि देयर आर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़, ठीक है। 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ है वैल्यू चेन में, और उसमें से वन ऑफ देम इज मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में ही पूछा गया। सो दीज आर द एक्टिविटीज़ दैट चेंजेस इनपुट इनटू आउटपुट, फिनिश प्रोडक्ट और सेमी फिनिश प्रोडक्ट। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि सेमी फिनिश प्रोडक्ट या फिर फिनिश प्रोडक्ट की बात चल रही है, या फिर यहाँ पर बात चल रही है इनपुट को आउटपुट करने की। तो इनपुट को आउटपुट कौन करेगा? ऑपरेशन ही करेगा, ठीक है। तो इनपुट को आउटपुट करने की क्षमता ऑपरेशंस वाले ही सेक्शन में है, और यहीं पर हमारी एक्चुअल में वैल्यू क्रिएट होती है, ठीक है। हमारे प्रोडक्ट में जो भी वैल्यूज क्रिएट करनी है ना, जो भी फीचर्स ऐड करके कस्टमर के परसेप्शन के हिसाब से हमें जो भी वैल्यू क्रिएट करनी है, ये मैक्सिमम लेवल पे ऑपरेशंस वाले ही फेज में होता है, ठीक है। द कस्टमर वैल्यू इज इंक्रीज्ड मेजरली इन दिस स्टेप, ठीक है, जो मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया। इफ द प्रोसेस इज अप टू मार्क and the product is manufactured in the right manner and meets quality standard। तो यहाँ पर कस्टमर की जो वैल्यू है, वो कस्टमर वैल्यू जो है वो पूरी तरीके से इंक्रीज हो जाती है ज़्यादातर लेवल पर, अगर मैन्युफैक्चरर क्या करे? राइट मैनर में अगर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते 7th। अ वैल्यू चेन इज अ कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म बाय ए कंपनी टू क्रिएट value for its customer। Primary activities are related directly to the physical creation, maintenance, sales and supports of a product or service। So there are 5 primary activities in the value chain. One of them is these activities deliver your product or services from manufacturer to your customer। तो यहाँ पर डिलीवरी की बात चल रही है, ओके। इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है ना, डिलीवरी करने की बात चल रही है, और कहाँ से? किसको? मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर। मतलब डिलीवरी मैन्युफैक्चरर को अगर हो रही होती तो हम क्या कहते हैं? वो इनबाउंड लॉजिस्टिक है, लेकिन ये मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर जा रहा है, राइट। और यहाँ पर बोला गया है
दिस इंक्लूड स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है मतलब आउटबाउंड हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या फिर स्टोरेज हो रहा है। तो स्टोरेज क्या है, कस्टमर के लिए स्टोरेज हो रहा है, ठीक है, मतलब फिनिश प्रोडक्ट स्टोरेज हो रहा है, तो डेफिनेटली आउटबाउंड लॉजिस्टिक के बारे में बताया जा रहा है। दे एड वैल्यू when the activities are carried out in the time with the optimal cost and the product is delivered to end customers with minimum effect on the quality of the product। मतलब सिंपल चीज़ बोला गया है कि वैल्यू तब बढ़ती है, मतलब इस फेज़ में वैल्यू तब बढ़ती है जब जिस कंडीशन में प्रोडक्ट पैक करके कंपनी से निकला है, अगर उसी कंडीशन में या फिर मिनिमम रिडक्शन इन क्वालिटी, अगर वो प्रोडक्ट अगर कस्टमर तक पहुंच जाए तो एक अलग वैल्यू क्रिएट हो जाती है, ठीक है। ये खास करके अगर आप ब्रेड एंड बटर वाली जो चीज़ें होती है इनमें अगर आप देखते हो, नॉट ब्रेड एंड बटर इज़ अ फ्रेज, द कॉन्सेप्ट इज़ दैट कि अगर आप ब्रेड की आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो अगर एक दिन में ही अगर कस्टमर के पास में पहुंच जाए जिस दिन मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, तो डेफिनेटली उस ब्रेड की तरफ लोगों के देखने का नज़रिया अच्छा होगा कि हाँ ये तो हमें प्योर और फ्रेश क्वालिटी का मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक। नेक्स्ट, a value chain is a collection of activities that are performed by a company to create value for its customer. Primary activities are related directly to the physical creation, maintenance, sales and supports of a product or service. तो प्राइमरी एक्टिविटी की बात चल रही, सो देर आर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज इन द वैल्यू चेन। वन ऑफ देम इज द फर्म कैन यूज पुश एज वेल एज पुल स्ट्रैटेजी। दोनों स्ट्रैटेजी यूज करेगी किस चीज़ के लिए, टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। Marketing needs to be done in the right manner to build brand equity without any false commitment given to customers to add value to the end product and the brand। सिंपल बात करी गई है कि ये ऐसी प्राइमरी एक्टिविटी है कि जहाँ पर हमें पुश एज वेल एज पुल स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ रही है। सेकंड चीज़ कि हमें मार्केटिंग इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हमें कोई भी फॉल्स कमेंट ना करते हुए मार्केटिंग करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे सजेशन भी दिया गया है, ताकि हमारी ब्रांड इक्विटी तैयार हो सके और हम बिना फॉल्स कमिटमेंट दिए अगर काम कर रहे तो डेफिनेटली कस्टमर उस प्रोडक्ट के बारे में एक अच्छी वैल्यू कंसिडर करेगा। सो यहीं पर हो जाता है आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए ऑपरेशंस क्या है, ऑपरेशंस मतलब रॉ को आप फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो। सर्विस क्या है, आफ्टर सेल सर्विस है। यहाँ पर आउटबाउंड लॉजिस्टिक मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स मतलब क्या होगा, रिसीविंग ऑफ द रॉ मटेरियल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या, मार्केटिंग एंड सेल्स। नेक्स्ट, अ वैल्यू चेन इज अ कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म बाय ए कंपनी टू क्रिएट वैल्यू फॉर इट्स कस्टमर। सिंपल चीज़ है कि वैल्यू चेन क्या करती है, एक कलेक्शन ऑफ एक्टिविटी है जो कंपनी के जो भी वैल्यूज़ है वो क्रिएट करने में कंपनी को मदद करती है, प्रोडक्ट में वैल्यू क्रिएट करने में, ठीक है। सो प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू डायरेक्टली टू द फिजिकल क्रिएशन, मेंटेनेंस, सेल्स एंड सपोर्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या करती है, फिजिकल क्रिएशन, मेंटेनेंस, सेल्स एंड सपोर्ट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो दोस्तों आपको लगेगा कि सर ये क्या आप बार बार सेम चीज़ पढ़ रहे हो, रिपीट कर रहे हो, लेकिन ये होता क्या है ना, आप जब ये सारी चीज़ें बार बार सुनोगे, समझोगे, तब जाके आपकी आंखों में ये सारी चीज़ें फिक्स हो जाएगी और ये सारी चीज़ें ईजी लगनी चालू हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम में जब भी आएगा आप कन्फ्यूजन नहीं होगे। सो देर आर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ इन द वैल्यू चेन। वन ऑफ देम इज इट हेल्प्स टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ द फर्म प्रोडक्ट्स, ठीक है, और सर्विसेज। मतलब क्या कर रहा है ना ये, इट हेल्प्स टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट और सर्विसेज टू इट्स कस्टमर आफ्टर इट हैज़ बीन परचेस्ड। एक बार खरीद लेने के बाद में ये जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, ये जो प्राइमरी एक्टिविटी कर रहे हैं, इस प्राइमरी एक्टिविटी की वजह से एक बार प्रोडक्ट परचेस कर लिए कस्टमर ने, उसके बाद में उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है ये चीज़ करने के बाद में। तो क्या करोगे, आफ्टर सेल सर्विस दोगे तब जाके तो होगा। So these are the post sale services, okay, which are the most important because it directly affects the word of mouth and publicity of the product, okay। तो यहाँ पर आ जाएगा सर्विस, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विस भी बोला गया है, मतलब बहुत ज़्यादा हिंट दे के क्वेश्चंस बनाए गए हैं, मतलब बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस बनाए गए हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट पहले स्ट्रांग हो जाए और फिर आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
देयर आर 4 सपोर्ट एक्टिविटीज़। अच्छा, अब पहली बार सपोर्ट एक्टिविटीज़ पे क्वेश्चन आया है। सो इन द वैल्यू चेन वन ऑफ देम इज, ठीक है, इट मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स द रिसोर्सेज टू ऑपरेट। ओके, वैल्यू कैन बी एडेड बाय फाइंडिंग वेंडर्स एंड निगोशिएटिंग टू अराइव एट द बेस्ट प्राइस। तो ये ऐसी सपोर्ट एक्टिविटी है कि जिस एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम वेंडर्स को फाइंड कर रहे हैं, उनके साथ निगोशिएटिंग कर रहे हैं और एक बेस्ट प्राइस पे पहुँच रहे हैं। ये एक चीज़ हो गई। इसके अलावा यहाँ पर क्या चल रहा है, इट मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स द रिसोर्सेज टू ऑपरेट। यहाँ पर अलग अलग रिसोर्सेज ऑपरेट करने के लिए मिलेगी, किसे, ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगी। तो ये एक सपोर्ट एक्टिविटी है बोला गया है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में क्या क्या है, अब ये देखिए, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स तो हो गया प्राइमरी एक्टिविटी, नॉट सपोर्ट एक्टिविटी, राइट। ओके, यहाँ पर है प्रोक्योरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब यहाँ पर कहीं पर भी एम्प्लॉय हायर करने की या फिर एम्प्लॉय को मेंटेन करने की या फिर राइट एम्प्लॉय एट द राइट प्लेस, ऐसी कोई कंसेप्ट बोली नहीं है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो होगा नहीं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मतलब कोई भी टेक्निकल चीज़ यहाँ पर बोली नहीं गई है कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं और कम से कम पैसे में हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोक्योरमेंट, अब ये दो जो ऑप्शन है इनमें अभी आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोक्योरमेंट, क्योंकि हम यहाँ पर वेंडर्स को क्या कर रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर रिसोर्सेज को क्या करें, ये यहाँ पर बोला है इट मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स द रिसोर्सेज टू ऑपरेट। ऑपरेट करने के लिए रिसोर्सेज होने चाहिए। तो क्या करेंगे हम जब प्रोक्योर करेंगे तब जाके तो हम ये ऑपरेट करने के लिए रिसोर्सेज दे पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाता है प्रोक्योरमेंट। ठीक है, मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको एक सीक्वेंस में दिखा देता हूँ और ये हो जाता है 10th का आंसर हो जाता है प्रोक्योरमेंट, 9th का सर्विस, मार्केटिंग एंड सेल्स। चिंता मत करिए, जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे तब ये जो सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस है ना वो शफल हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये सीक्वेंस नहीं रहेगा कि आपको अब जो सीक्वेंस में क्वेश्चन के आंसर्स याद है वो सेम नहीं रहेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी देखो इन सब का हमारे पास बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, हर एक पोर्टर्स वैल्यू चेन हो गया, ये देखिए इतने अच्छे से ये डायग्राम दिखाई गई है। ये सारी चीज़ें किसी और वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ऐप को डाउनलोड करिए, स्पेशलिस्ट ऑफिसर ऐप का नाम है और वहाँ पर ये टेस्ट सीरीज़ कोर्स अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पर अवेलेबल होंगे। कुछ 22-23 60 क्वेश्चन टेस्ट है, उससे भी ज़्यादा टेस्ट है, शायद 30-35 के आसपास आपको 60 क्वेश्चंस वाली टेस्ट अवेलेबल होंगी फॉर 45 मिनट्स में एक पेपर देना होता है। एंड सेकंड चीज़ है कि आपको चैप्टर वाइज भी टेस्ट यहाँ पर बहुत अच्छे से अवेलेबल होगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with specialist officer and make your UPSC SSC academics dreams come true. Download the app now.